चलिए आज एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक इसी चैप्टर का और इम्पोर्टेंट। आप बोलोगे सर आप हर टॉपिक के साथ और इम्पोर्टेंट बोलते हैं तो क्या करें हैं और इम्पोर्टेंट है। तो हम यहाँ पे बात करेंगे आज संकरण की। हाइब्रिडाइजेशन संकरण संकरण की बात करनी है और संकरण की बात हमें क्यों करनी है ये बात भी हम समझेंगे। हमने सहसंयोजी बंध की सबसे बड़ी एक थ्योरी पढ़ी और वो जो थ्योरी थी वो थी VBT, वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी, संयोजी बंध सिद्धांत। तो अब संकरण की हमें और क्या जरूरत पड़ गई, हमें क्यों पढ़ना पड़ रहा है, तो पता है VBT में कुछ कमियां थी। तो हम यहाँ पे कुछ बात ये लिखने वाले हैं कि VBT संयोजी बंध सिद्धांत के द्वारा यह बताया गया कि बंधन में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होते हैं तथा किसी परमाणु के पास जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं उसकी उतनी ही संयोजकता होती है। ये बात VBT ने बताई कि सहसंयोजी बंध में जितने इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं वो अयुग्मित होते हैं और जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी संख्या ही उसकी संयोजकता होती है। अब निम्न परमाणुओं के लिए निम्न के लिए VBT की यह अभिधारणा सही सिद्ध नहीं हो पाई। मतलब VBT ने जो हम पढ़ने वाले हैं उनकी बात कर रहे हैं, उनके लिए VBT की ये जो सिद्धांत तो नहीं था, अभिधारणा थी, ये अभिधारणा गलत सिद्ध हो गई। किन किन के लिए गलत सिद्ध हो गई, ध्यान रखना, दिमाग में सुरक्षित रखना। केवल अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ही रासायनिक बंधन में भाग लेते हैं, सहसंयोजी बंध की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, और जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं उतनी ही संयोजकता होती है। तो निम्न के लिए VBT की यह अवधारणा सिद्ध नहीं हो पाई। नंबर फर्स्ट पहला था बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4 था। तो यहाँ पे पहला तो के लिख देते हैं, दूसरे में केवल 2 इलेक्ट्रॉन थे यानी 2s में बस, और P में तो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, 2 के में हो गए, 2 इसमें हो गए। जो VBT ने इसकी संयोजकता बताई थी वो कितनी होनी चाहिए, 0। VBT की संयोजकता, VBT के अनुसार संयोजकता कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। क्यों?
क्योंकि इसके पास एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो बीबीटी तो कहती है ना कि जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ही संयोजकता होगी, परंतु इसकी जो वास्तविक संयोजकता होती है, वास्तविक संयोजकता, वो संयोजकता होती है 2। ये BeCl2 जैसे यौगिक बनाता है। अब बीबीटी के अनुसार इसके पास एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसे अक्रिय होना चाहिए, परंतु वास्तव में ये 2 संयोजकता प्रदर्शित करता है। जब बीबीटी से ये पूछा कि ये 2 वैलेंसी कैसे शो कर देता है, तो बीबीटी के पास इसका कोई जवाब नहीं था। वैलेंसी बैंड थ्योरी बहुत से वैज्ञानिकों ने मिलके दी थी, ये किसी एक वैज्ञानिक की थ्योरी नहीं है। और हम फिर से बता दें कि हम इसमें कमियां निकालेंगे, परंतु इसके बावजूद बीबीटी सबसे बड़ा सिद्धांत है सहसंयोजी बंध का, ये हम हमेशा मानेंगे। कमी निकाल के हम सुधार करते जाएंगे। तो बेरिलियम की संयोजकता के बारे में बीबीटी ने एक गलती यहाँ पे की, और वो नहीं बता पाए कि बेरिलियम 2 संयोजकता कैसे प्रदर्शित करता है। दूसरा हम बात करते हैं बोरान। बोरान का परमाणु क्रमांक होता है 5। तो यहाँ पे के पहला हो गया, और दूसरे में आपके 2 इलेक्ट्रॉन हो गए 2s में, और 1 इलेक्ट्रॉन इसका हो गया आपका काय में 2p में। इसके पास एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो बीबीटी ने क्या बोला, बीबीटी संयोजकता कितनी हो गई इसकी, बीबीटी संयोजकता हो गई इसकी 1। और जो वास्तविक संयोजकता है, जो वास्तविक संयोजकता जो कि बोरान प्रदर्शित करता है, वो वास्तविक संयोजकता है 3, क्योंकि ये BF3 जैसे यौगिक बनाता है। बीबीटी बोरान की इस संयोजकता के बारे में भी कोई जानकारी नहीं दे पाई। पहला हमारे पास बेरिलियम, दूसरा हमारे पास हो गया बोरान, तीसरे की बात करते हैं अपन कार्बन। कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6। जब कार्बन के परमाणु क्रमांक के लिए हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें, तो पहले में के पहला वाला, पहला इसलिए हम नहीं लिख रहे हैं कि ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग ही नहीं लेता है, और यहाँ इलेक्ट्रॉन हो गए। जो बीबीटी की संयोजकता होनी चाहिए वो 2 है, और जो वास्तविक संयोजकता होती है वो कार्बन की 4 है। कार्बन की संयोजकता के बारे में तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। तो कार्बन 4 संयोजकता देता है। ये मीथेन CH4 जैसे कंपाउंड बनाता है। हर जगह कार्बन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम पढ़ेंगे, कार्बनिक रसायन पढ़ेंगे, तो कार्बन 4 संयोजकता प्रदर्शित करता है। तो बीबीटी इसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं दे पाई। कुछ चीजें हैं उसमें बीबीटी का ही, हम ये अष्टक नियम भी बीबीटी का ही मान लेते हैं कि कोई भी रासायनिक बंध बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए बनता है। मतलब ये बात भी हम बीबीटी की बात मान लेते हैं। हम ये पढ़ चुके हैं कि रासायनिक बंध बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने के लिए बनता है, और यही सबसे अधिक स्थायित होता है, पूरे करने के लिए बनता है। तो आप बोलेंगे 2, हाँ, जिनके पास केवल एक ही कक्षा है उनमें 2 इलेक्ट्रॉन की बात होती है, परंतु हम यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन यानी कि कम से कम दूसरी कक्षा तो है, उनकी बात करते हैं। तो पता है ये बात भी हम बीबीटी की ही मानते हैं कि स्थायित्व प्राप्त करने के लिए बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। जिनके पास एक ही कक्षा उसमें 2 हो जाएंगे। तो बच्चों यहाँ पे भी कुछ समस्याएं आ गई, जैसे फास्फोरस।
फास्फोरस के बाहरी कक्षा में इसका परमाणु क्रमांक होता है 15 और 15 परमाणु क्रमांक होता है, तो इसके बाहरी कक्षा में होते हैं 1 2 3 4 और 5 इलेक्ट्रॉन। बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 5 इलेक्ट्रॉन में केवल 3 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होते हैं, तो इसकी संयोजकता बीबीटी के अनुसार 3 होनी चाहिए, बाहरी कक्षा में 8 नहीं होने चाहिए। और ये पता है ये Cl से क्रिया करता है और अपने साथ ये 5 Cl जोड़ लेता है, Cl, ये Cl और ये एक Cl। बच्चों हमने आपको समझाया है कि ये बंद है और ये 2 इलेक्ट्रॉन गिने जाते हैं, तो 2 4 6 8 10। बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? बाहरी कक्षा में 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए PCl5 में, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए और 3 अयुग्मित थे। बीबीटी के अनुसार इसकी संयोजकता 3 होनी चाहिए थी। PCl3 भी ये बनाता है, परंतु ये फास्फोरस पेंटाक्लोराइड भी बनाता है और इसमें तो इसकी संयोजकता 5 हो गई, बाहरी कक्षा में 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो बच्चों यहाँ पे ये भी समस्या एक हमारे पास आ गई। फिर हम और देखते हैं, एक और चीज देखते हैं, सल्फर का परमाणु क्रमांक 16 होता है। सल्फर का परमाणु क्रमांक 16 होता है, तो सल्फर के बाहरी कक्षा में 1 2 3 4 5 और 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये SF6 बनाता है। क्या बनाता है? SF6। S के साथ F ऐसे जुड़ते हैं, ये बनाता है SF6। कितने हो गए यहाँ पे? 2 4 6 8 10 और 12 इलेक्ट्रॉन, मतलब 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं बाहरी कक्षा में। ये भी अष्टक नियम के आधार पे हम यहाँ पे भी फेल हो जाते हैं, क्योंकि बाहरी कक्षा में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए और इसमें तो 12 इलेक्ट्रॉन हो गए। 3 3 6 बीबीटी और दूसरे सिद्धांत यहाँ पे भी कोई जानकारी नहीं दे पाए। बिल्कुल सिमिलरली ऐसे ही बनते हैं हमारे कुछ यौगिक IF7, IF3 नहीं, IF7 यहाँ पे बनते हैं और इसकी जो बाहरी कक्षा होती है ना, बाहरी कक्षा में 7 दूनी 14 इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे ही एक और बनता है XCF8, 8 दूनी 16। यहाँ पे जो बाहरी कक्षा होती है वो बाहरी कक्षा में हो गए 16 इलेक्ट्रॉन। ये तो सब कुछ गड़बड़ हो गई है और बीबीटी ने इन सब चीजों के बारे में कोई जानकारी दे ही नहीं पाई, इसलिए हमें जरूरत पड़ी है संकरण की। तो अब हम बात करेंगे इन सब चीजों की जानकारी प्राप्त करने के लिए कि बेरिलियम के बाहरी कक्षा में एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, तो इसकी संयोजकता 0 होनी चाहिए, जबकि 2 होती है। बोरान के बाहरी कक्षा में केवल एक ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है बीबीटी के अनुसार, इसकी संयोजकता 1 होनी चाहिए, परंतु ये 3 संयोजकता प्रदर्शित करता है। फिर कार्बन के बाहरी कक्षा में केवल 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से बना दें, 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी बीबीटी के अनुसार संयोजकता 2 होनी चाहिए, परंतु ये 4 संयोजकता प्रदर्शित करता है। ऐसे ही बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट भी फेल हो गया। PCl5 के बाहरी कक्षा में 10 इलेक्ट्रॉन, SF6 के बाहरी कक्षा में 12 इलेक्ट्रॉन, IF7 के बाहरी कक्षा में 14 इलेक्ट्रॉन और फिर XCF8 के बाहरी कक्षा में 16 इलेक्ट्रॉन। तो बीबीटी तो यहाँ पे मौन हो गई, बीबीटी तो यहाँ पे
कोई जानकारी नहीं दी, तो इसलिए हमें यहाँ पे बात करनी पड़ती है काय की, संकरण की। इसीलिए हम यहाँ पे बात करते हैं संकरण की। तो हम फिर से यहाँ पे बोल दें, हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन संकरण, ठीक है। संकरण क्या होता है? संकरण सबसे पहले यह है एक संकल्पना है, इट इज ए हाइपोथेसिस। ध्यान से जो समझना, इसे संकल्पना है अर्थात कल्पना है, कल्पना है, कल्पना है, परंतु यथार्थ में ये खरी उतरती है, इसलिए इस कल्पना को हम सही मानते हैं। तो पता है यह एक संकल्पना है। दूसरी चीज, क्रिया के पूर्व उत्तेजित अवस्था में, एक्साइटेड स्टेट में, उत्तेजित अवस्था में घटने वाली एक काल्पनिक घटना है। हमने बोला कि काल्पनिक है परंतु यथार्थ है। तो ये एक्साइटेड स्टेट में होने वाली युद्ध से पहले की घटना है, सामान्य अवस्था की घटना नहीं है, ये असामान्य अवस्था में है। तो संकरण में क्या होता है? दो या दो से अधिक लगभग समान ऊर्जा वाले कक्षक को बोलते हैं ऑर्बिटल्स। लगभग समान ऊर्जा वाले पे ध्यान देना है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। दो या दो से अधिक लगभग समान ऊर्जा वाले कक्षक ऑर्बिटल्स आपस में मिलते हैं तथा उतने ही बिल्कुल समान ऊर्जा वाले नए कक्षकों का निर्माण करते हैं। ध्यान से सुनिए, दो या दो से अधिक लगभग समान ऊर्जा वाले ऑर्बिटल्स कक्षक आपस में मिलते हैं और फिर उतने ही बिल्कुल समान ऊर्जा वाले नए कक्षकों का निर्माण कर देते हैं। उन नए कक्षकों को संकृत कक्षक कहा जाता है। उन नए कक्षकों को संकृत कक्षक कहा जाता है तथा यह घटना संकरण की घटना कहलाती है। तो क्या क्या दो काम हो गए? यहाँ पे नए कक्षकों का निर्माण होता है,
आपको पता है कक्षक की एक निश्चित आकृति होती है। जब वो आपस में मिलेंगे और नए कक्षक बनाएंगे तो उनकी आकृति में परिवर्तन होगा। तो बच्चों बहुत महत्वपूर्ण बात हम यहाँ पे जो लिख रहे हैं वो ध्यान से सुनो कि संकरण के दौरान होता क्या है। संकरण के दौरान नंबर फर्स्ट, इस क्रिया में भाग लेने वाले, संकरण में की क्रिया में भाग लेने वाले कक्षकों की रीसेपिंग संकरण के दौरान, संकरण में भाग लेने वाले कक्षकों का मतलब कक्षकों की आकृति में परिवर्तन। पहला काम होता है संकरण के दौरान, जो संकरण में भाग ले रहे हैं उन कक्षकों की आकृति में परिवर्तन। और दूसरी बात सुनिए आप, हमने क्या बोला था, अधिक लगभग समान ऊर्जा वाले कक्षक और निर्माण करते हैं बिल्कुल समान ऊर्जा वाले नए कक्षकों। मतलब जो मिलते हैं वो लगभग समान ऊर्जा वाले होते हैं, जो बनते हैं वो बिल्कुल समान ऊर्जा वाले होते हैं। इसका मतलब ये है कि दूसरा काम यहाँ पे जो होता है वो होता है ऊर्जा का पुनर्वितरण। संकरण के दौरान दो घटनाएं होती, मतलब संकरण का मतलब ये होता है कि कक्षकों की आकृति में परिवर्तन हो जाना, और दूसरे नंबर जो चीज बन रही है वो ये है कि ऊर्जा का पुनर्वितरण हो जाना। चलिए हम देखते हैं संकृत कक्षक कैसे होते हैं। हम यहाँ पे बनाते हैं, इनका आकार एक से ही होता है। संकृत कक्षक, संकृत कक्षक ऐसे बनते हैं। एक बड़ा लाभ होता है जिसे धनात्मक माना जाता है, एक छोटा लाभ होता है ये ऋणात्मक माना जाता है। सभी संकृत कक्षक ऐसे ही होने वाले हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हो इसे, ये प्लस और ये माइनस। तो संकृत कक्षक में एक बड़ा लाभ होता है और एक छोटा लाभ होता है, और इस तरह से ये संकृत कक्षकों का निर्माण होता है। चलिए संकृत कक्षक के प्रकार, संकरण के प्रकार, अब हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें शुरू करते हैं। संकरण के प्रकार, नंबर फर्स्ट, जो पहला हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं वो पहला संकरण का प्रभाव है एसपी संकरण। एक एस लिखा है और एक पी लिखा है, ये दो कक्षक मिल रहे हैं इसमें, एक एस तथा एक पी कक्षक मिलते हैं। कितने मिले, एक ये है एक ये है, कक्षक मिलते हैं, मतलब दो कक्षकों का मिलन है, दो कक्षकों का मिलन होता है। तथा दो संकृत कक्षकों का निर्माण हो जाता है,
निर्माण हो जाता है। जितने मिलेंगे उतने ही बनेंगे। ध्यान रखिए, एक S मिला, एक P मिला, यानी कि 2 मिले। 2 मिले तो बनेंगे भी कितने? 2 मिले तो बनेंगे भी 2 ही। संकरण के प्रकार जो होते हैं वो ही ज्यामिति भी प्रदर्शित करते हैं। ध्यान से देखिए जरा, एक संकृत कक्षक ये हो गया और एक संकृत कक्षक ये हो गया। बच्चों एक ये बना है पूरा, हम अलग अलग रंग से कर देते हैं। देखिए जरा आप, एक संकृत कक्षक ये हो गया, दूसरा संकृत कक्षक ये हो गया। ये 2 संकृत कक्षक बने, एक SP, इसका नाम ही SP होगा, और दूसरा SP। यदि SP संकरण हुआ है तो जो संकृत कक्षकों का नामकरण किया जाता है उसी आधार पे किया जाता है जिस आधार पे संकरण हो रहा है। तो SP संकरण हो रहा है तो SP संकृत कक्षक बनेंगे। तो यहाँ पे 2 बन गए, एक ये SP और एक ये SP। ध्यान से देखना बच्चों, यहाँ पे यदि हम इसके अक्ष की बात करें तो ये जो अक्ष है वो कुछ ऐसा होगा, ये अक्ष होगा, और इसके बीच में जो कोण होगा वो 180 डिग्री होगा। तो जब SP संकरण होता है, 2 SP संकृत कक्षक बनते हैं, तो उनके बीच में जो कोण होता है वो होता है 180 डिग्री का। मतलब ये रेखीय संरचना होती है। यहाँ पे जो संरचना हुई ना वो रेखीय संरचना होती है। हमें संकरण के द्वारा किसी भी परमाणु कक्षकों की ज्यामिति भी पता चलती है, ज्यामिति भी हम पता करते हैं। अब हमें उदाहरण लेना पड़ेगा वो वाला, सबसे पहला वाला। कहाँ गए ये B वाले? ये 2 संयोजकता कैसे प्रदर्शित कर देते हैं? चलो बेरिलियम के उदाहरण से अपन समझ लेते हैं कि यहाँ BBT से कैसे जो कमी थी वो कैसे पूरी हुई। तो बोरान, बेरिलियम का 4 होता है। पहला वाला तो K कर ही दिया है, दूसरे वाले में अपन ने 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, यहाँ पे 2s, और यहाँ पे 2p तो होता ही है, दूसरे में p होता है। और बच्चों अब ध्यान से देखना, एक S और एक P मिलने वाले हैं, एक S और एक P मिलेंगे, तो यहाँ पे होगा SP संकरण। एक S और एक P मिलेंगे तो SP संकरण होगा। और अब एक ईमानदारी की बात सुनिए, जब संकरण हो गया, दोनों की ऊर्जाएं बराबर हो गई, तो यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन समान आवेश वाले कर क्या रहे हैं? समान आवेश वाले इलेक्ट्रॉन तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं ना। तो ये 2 समान आवेश वाले इलेक्ट्रॉन एक ही जगह थोड़ी रहेंगे। जब उन्हें जगह मिलेगी तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें चला जाएगा। तो ये यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा और इसमें चला जाएगा। मतलब बेरिलियम 4 जो है, के तो हम यहाँ पे लिख ही दें, ये यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बचा और दूसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया? यहाँ चला गया। और यहाँ पे जो हुआ था वो क्या हुआ था? SP संकरण हुआ था। बस 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है बेरिलियम के, एक Cl इधर जुड़ जाता है, एक Cl इधर जुड़ जाता है, और इनके बीच में 180 डिग्री का कोण बन जाता है। इसलिए बेरिलियम क्लोराइड रेखिक संरचना प्रदर्शित करता है। तो बच्चों बताइए, बात समझ में आई? बेरिलियम के बारे में समझ गए हो तो यस बोलिए, हम दूसरी बात करना। सर वहाँ पता कैसे चलेगा वहाँ SP संकरण हो रहा है या SP2 संकरण? बिल्कुल पता कैसे चलेगा, ये तो हम एक गणितीय रूप से भी निकाल लेंगे। एक सूत्र हम तुम्हें बताएंगे,
और दूसरा संकरण होने वाली एक काल्पनिक क्रिया है। एक्साइटेड स्टेट में हमें नहीं पता कि तुम जब किसी से लड़ने जा रहे हो तो तुम्हारा चेहरा कैसा बनेगा। क्या तुम खुश होके जाओगे ऐसे करके जाओगे लड़ने? नहीं। तो तुम्हारा चेहरा कैसा बनेगा हमें नहीं पता। वो जो चेहरा बनना है ना, वो एक्साइटेड स्टेट है। हमें कल्पना करनी पड़ेगी कि रूपेश यदि कहीं लड़ने जा रहा है तो उसके चेहरे पे गुस्से के भाव आएंगे, यहाँ की मांसपेशियां खिसी रहेंगी, टेढ़ा मुंह बन जाएगा, आंखें लाल हो जाएंगी। ये बात हमें सोचनी पड़ेगी। अब हमें पता है कि बेरिलियम के पास 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने ही चाहिए क्योंकि वो BeCl2 बनाता है। हमें पहले से पता होना चाहिए, तभी हम संकरण निर्धारित कर पाएंगे। संकरण एक काल्पनिक प्रक्रिया है, कल्पना है कि ये हो सकता है। सीधी सी बात ये है कि हम पहले गोली चला देंगे, फिर टारगेट बनाने वाले हैं। तो हमेशा हमारी गोली बुल में ही लगने वाली है। क्यों? क्योंकि हम गोली जहां पड़ेगी वहीं पे बुल बनाएंगे, तो हमारा निशान चूकना ही नहीं है कभी भी। तो एक बात बता दें कि संकरण एक कल्पना है, परंतु इसे गणितीय रूप से निकालने के लिए भी सूत्र है। उस सूत्र से हम पता कर लेंगे कि कौन सा संकरण है। वो सूत्र हम बहुत बाद में बताने वाले हैं, परंतु अभी तो आपकी नॉलेज के आधार पे आप संकरण निर्धारित करोगे। आपको कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2। तो 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन चाहिए तो 2 संकृत ऑर्बिटल होने चाहिए। तो इसलिए 2 संकृत ऑर्बिटल किस में होंगे? एक s और एक p मिलेगा तो 2 संकृत ऑर्बिटल बनेंगे। समझ में आई? और संकृत ऑर्बिटल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। पूछो और क्या पूछना चाह रहा हो? सर अतिव्यापन और संकरण दोनों समान लगता है। अतिव्यापन में एक दूसरे के उभरे हुए भागों में समा जाने की घटना अतिव्यापन होती है। इसमें बचे हुए भाग का कोई आकार और आकृति परिवर्तित नहीं होता है, और दूसरा इसमें ऊर्जा का पुनर्वितरण भी नहीं होता है। इसमें अतिव्यापन में केवल बंध बनते हैं। अतिव्यापन बहुत छोटी सी घटना है, परंतु अतिव्यापन के माध्यम से भी हम सिग्मा और पाई बंध को समझते हैं, और वो बंध निर्धारित करते हैं कि जो यौगिक है वो रासायनिक अभिक्रिया में कैसे भाग ले रहा है। जितने ज्यादा पाई बंध होंगे वो उतना क्रियाशील ज्यादा होगा। सिग्मा बंध थोड़ा सा कम क्रियाशील होता है। तो अतिव्यापन की शुद्ध घटना है, और ये संयोजी बंध सिद्धांत के द्वारा दी गई है। परंतु यहाँ पे जब हम बेरिलियम का केस देखते हैं तो अतिव्यापन तो हमें समझ में आते ही नहीं है कि कैसे हो सकता है। इसके तो ऐसी कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 है तो फिर वो किसी से कैसे जुड़ सकता है, पता ही नहीं लगता। मतलब सीधी सी बात है बच्चे, हाँ, संकरण की जो घटना है वो अतिव्यापन से अपडेट है, और आगे वाली घटना है AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ये AI है। ये अतिव्यापन से बहुत एडवांस वाली चीज है। आपके मोबाइल, कंप्यूटर और ये सब ये अपडेट होते रहते हैं, अपग्रेड होते रहते हैं। तो ये अपडेशन है, अतिव्यापन का अपडेशन है। समझ गए? ये एंड्रॉइड 13 है, अतिव्यापन एंड्रॉइड 4 था। तो आप 10 एंड्रॉइड आगे बढ़ चुके हो। बोलिए और क्या पूछना चाहते हो? पूछिए, पूछिए। और कुछ पूछना है आपको? संकृत सर, संकृत कक्षा जब भी देंगे तो हमेशा सिग्मा बंद उसमें देंगे। संकृत कक्षक हमेशा सिग्मा बंद बनाते हैं। हम संकरण के गुण जब लिखेंगे, इसके बाद संकरण पहले समझ लें, फिर इसकी विशेषताएं लिखेंगे, तो हम ये सब बातें बोल के लिखने वाले हैं। तो इसका टेंशन मत करो। तुम टेंशन ये करो कि क्या तुम्हें BeCl2 बनना समझ में आ गया, क्या तुम्हें sp संकरण समझ में आ गया कि एक s और एक p मिलके 2 sp ऐसे बना रहे हैं, इनके बीच में 180 डिग्री का कोण होता है। ये सब बातें तुम्हें समझ में आ गई कि नहीं, ये बताओ। यस सर। अब तुम कॉमन सेंस की बात करो, माइक बंद मत करना। अब तुम सोच के बताओ कि ये जो बोरान है,
ये 3 संयोजकता प्रदर्शित कर रहा है। कॉमन सेंस बताओ कि इसमें कितने संकृत ऑर्बिटल होने चाहिए बोरान में? 3। अब आ गई ना समझ में, अपने आप समझ में आ गई ना कि 3 संकृत ऑर्बिटल होने चाहिए। 3 संकृत में बाहरी sp2 कक्षा में एस तो एक ही होता है, साथ 2 बार मिलेगा। पी 2 होते हैं, 3 हो जाते हैं, तो 1 एस और 2 पी मिलने चाहिए, क्योंकि 3 मिलेंगे तो 3 बनेंगे, 3 मिलेंगे तो 3 बनेंगे। हमें समझ में आ गई अब ये बात। अब हम यहाँ पे दूसरे नंबर की बात करते हैं, और जो दूसरे नंबर का संकरण है हमारा, वो संकरण है हमारा sp2 संकरण। इसमें क्या होता है, 1 S तथा 2 P मिलते हैं, तो 3 संकृत ऑर्बिटल बनते हैं, संकृत कक्षक बनते हैं, 3 संकृत कक्षक बन जाते हैं। चलो देखते हैं, 1 S और 2 P मिलेंगे तो 3 संकृत कक्षक कुछ ऐसे रहते हैं। ये बन गए 3। तीनों संकृत कक्षक के अपन रंग बदल देते हैं, तो एक संकृत कक्षक ये हो गया, दूसरा संकृत कक्षक हमारा ये हो गया, और तीसरा संकृत कक्षक अपना ये हो गया। 3 संकृत कक्षक बन गए, और इन तीनों संकृत कक्षकों के नाम क्या होंगे, sp2 sp2 sp2। नाम तो यही रहेंगे, जो संकरण का प्रकार है नाम यही होंगे। ये सममिति वाले होते हैं, और इनके बीच का जो कोण होता है, ऐसे अपन बना दें यहाँ पे, तो ये जो कोण होता है वो 120 डिग्री, ये कोण भी 120 डिग्री, ये वाला कोण भी 120 डिग्री होता है। तो ये बना हमारा 1 S और 2 P मिलने के बाद sp2 संकरण। और sp2 संकरण में हम बात कर लेते हैं बोरान 5 की। पहला हमने K लिख दिया, दूसरे यहाँ पे थे 2S, और यहाँ पे हमने लिखा यहाँ पे लिखा हमने 2P, और यहाँ पे ये ऐसे लिखते हैं, ये होती है मूल अवस्था, ऐसे लिखते हैं। उसमें भी हम 2 बना सकते हैं। फिर लिखो दोबारा बोरान 5, और यहाँ पे K लिखेंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे अपन 2S, और 2S लिखने के बाद यहाँ पे अपन लिखेंगे ये वाला, और फिर ऐसे करके यहाँ पे लिख देंगे sp2 संकरण, और ये हो गई उत्तेजित अवस्था। इसे कहते हैं उत्तेजित अवस्था, एक्साइटेड स्टेट। और जब 3 समान ऊर्जा वाले होंगे तो ये 2 एक ही जगह क्यों बैठेंगे? सोच के देखो यार, एक बस में जा रहे हो, सिंगल सीट थी, जगह नहीं थी, तो 2 लोग बैठे थे उस सिंगल सीट पे, परंतु जैसे ही एक सीट खाली हो जाएगी तो तुरंत उठ के वहां पे नहीं चला जाएगा वो, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन तुरंत उठ के कहाँ चला जाएगा, यहाँ आ जाएगा। और फिर हमारे पास बोरान जो बचेगा ये K, और यहाँ पे जो बना है वो 1 इलेक्ट्रॉन इसमें और 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, और ये 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बन गए, और ये sp3 से बने। तो जो बोरान बनता है वो 1 F इधर जोड़ता है, 1 F इधर जोड़ता है, और 1 F इधर जोड़ता है। इनके बीच जो कोण होते हैं वो 120 डिग्री 120 डिग्री के होते हैं। इस संरचना का नाम क्या दीजिएगा? इस संरचना को अपन क्या बोलेंगे, तुम्हारी बुक से देख लेते हैं, हमें नाम याद ही नहीं आ रहा है। ये तो सममित ही संरचना है, ट्रायंगुलर होता है, सिंपल होती है। ये हमारी बोरान वाली बात हो गई है। अब हम नाम देने वाले हैं, आगे के नाम देंगे। ये तो सिंपल है, ट्रायंगुलर है, त्रिकोणीय है, त्रिकोणीय।
त्रिकोणीय। और कैसा त्रिकोणीय? समतल, प्लेन ट्रायंगुलर। चलिए, हमें sp2 संकरण भी समझ में आ गया है और अब हमें जो बात करनी है वो अगले संकरण की बात करनी है और वो संकरण है हमारा sp3 संकरण। एक S तथा 3 P मिलते हैं। कितने मिले? 4 तथा 4 संकृत कक्षकों का निर्माण करते हैं। कक्षकों का निर्माण करते हैं। एक S और 3 मिलेंगे, 4 संकृत बन जाएंगे और ये बन जाएगा sp3। कैसे बनेगा ये देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे थोड़ा सा 3D वाला चित्र है, हम ऐसे बना देते हैं। अब बन जाएगा सही वो। ऐसे हम बना देते हैं थोड़ा सा। और ये लाभ ऐसे बना देते हैं। ये पता है ऐसे हैं, ध्यान से देखना, नीचे के 3 ऐसे हैं, एक ऊपर है। ये जो बनते हैं ना, ये पिरामिड होता है। ये होता है पिरामिड। और इनके बीच जो कोण होते हैं ना, सबके बीच 109 डिग्री 28 मिनट के होते हैं। मतलब ये 3D है, ये समतल नहीं है, समतल में नहीं है, ये 3 विमीय है। 3 विमीय है, 3D है, ये 3 विमीय है। समझ में आया उसका? तो 4 बने हैं, 4 बने हैं तो चारों का नाम क्या होगा? sp3 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 sp3। और इन सब के बीच में जो कोण होता है वो 109 डिग्री और 28 मिनट का कोण होता है। तो एक उदाहरण देख लेते हैं कार्बन का। कार्बन है 6 के, तो यहां लिखी दो। यहां हो गए आपके 2 इलेक्ट्रॉन 2s में, और यहां हो गए आपके सिंगल 2 इलेक्ट्रॉन 2p में। ये ग्राउंड स्टेट, यानी कि ये बात हो गई काय की? मूल अवस्था की। फिर यहाँ पे फिर लिखो C6, ये लिखिए के, ये आपने 2 बनाए यहाँ पे 2s, और यहाँ आपने बना दिए ये, और इनको सबको आपस में मिला दो। यहाँ बना sp3, और ये कौन सी अवस्था हो गई? उत्तेजित अवस्था हो गई। उत्तेजित अवस्था हो गई, सबके ऊर्जा स्तर बराबर है, तो एक इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पे आ जाएगा और हमें क्या बन जाएगा? हमें यहाँ पे मिलेगा C6 के, तो वैसे ही लिखा रहने दो, ये है 2s और यहाँ पे हमने बनाए 2p। ये आपका sp3 संकरण था, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन हो गया, 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए। अब बीबीटी का टेंशन हमने खत्म कर दिया है कि ये 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आपस में मिलेंगे और मिलने के बाद बनाएंगे यहाँ पे sp3 संकरण, तो मीथेन CH4। हम फिर से वैसे ही बनाते हैं, ऐसा। यहाँ पे कहीं C होती है, ये भी मत बनाओ, रुक जाओ जरा। ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ, और अभी कैसे बनाया था? ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ। यहाँ पे लिखो C, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन,
चौथा हाइड्रोजन और ये बन गया CH4। और अब यहाँ पे हम थोड़े से अलग कलर से ये करके ऐसे करके ये पूरा पिरामिड बना देते हैं, तो सिंपल सा है। तो तुम लोग ऐसे बना सकते हो, ऐसा कोई ट्रायंगल बना दो, यहाँ पे एक बिंदु लेके उसे मिला दो सबसे, बीच में C लिख दो, इधर H, इधर H, इधर H और एक ऊपर H। ये बन गया पिरामिडिकल। इनके बीच का कोण होगा 109 डिग्री और 28 मिनट। और ये कैसी हो गई? ये पिरामिड हो गया। ऐसे ही बनता है ना पिरामिड, समझ में आ गई? एक्साइट मतलब इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कैसे किया समझ में नहीं आया। इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने का मतलब ही नहीं है कुछ भी। इलेक्ट्रॉन एक्साइट कहाँ हो रहा है? यहाँ पे रत्ती भर भी नहीं हो रहा है। हमें समझ में नहीं आ रहा है कि तुम संकरण में समझ क्या रहे हो। इलेक्ट्रॉन नाम की कोई चीज एक्साइटेड हो ही नहीं रही है संकरण में। तो संकरण में इलेक्ट्रॉनों का एक्साइटमेंट या इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण का कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल सिंपल सी बात है। हम बोल के लिख रहे हैं यहाँ पे हम ये बोल के लिख रहे हैं। तुम कैसे समझ सकते हो ये बात? संकरण की घटना केवल कक्षकों से संबंधित है। इलेक्ट्रॉन विलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, इलेक्ट्रॉनों का कक्षक बदलना संकरण के बाद की घटना है। संकरण के बाद की घटना है। इस घटना का मूल संकरण से कोई लेना देना नहीं है। वो तो सीधी सी बात यह है कि एक यात्री उतर गया, सीट खाली हो गई, एक सीट पे तुम धसे धसाए बैठे थे, तो तुम्हारे यात्री उतर गया, वो तो उतरना मतलब संकरण हो गया। अब तुम्हारे पास यदि थोड़ी सी भी अकल होगी तो अब तुम धसे धसे नहीं बैठोगे, अब तुम उठ के सिंगल वाली सीट पे चले जाओगे। तो ये बाद की चीज है। तो उसके लिए स्टेशन आना चाहिए, स्टेशन पे यात्री को उतरना चाहिए, ये हो गया संकरण। अब तुम धसे हुए बैठे थे एक ही सीट पे, दो लोग मिलके, तो तुम उठोगे और खाली सीट पे चले जाओगे। समझ में आया कि नहीं बताओ? सर आ गया समझ। और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कोई उत्तेजित नहीं होते हैं, समान ऊर्जा में जाते हैं। थ्योरी में सब आप लिखा है मतलब एक्साइटेड अवस्था में उसको रहते हैं। एक्साइटेड अवस्था में ऑर्बिटल मिल रहे हैं, उत्तेजित अवस्था में क्या मिल रहे हैं? यहाँ पे उत्तेजित अवस्था में क्या हो रहा है? उत्तेजित अवस्था में संकरण हो रहा है। हमने इलेक्ट्रॉनों का कुछ बताया है यहाँ पे? नहीं बताया। उत्तेजित अवस्था में केवल हमने यहाँ पे संकरण किया है बस। ये इलेक्ट्रॉन तो बाद में ट्रांसफर हो गया, उसे खाली जगह मिल गई, तो यहाँ इससे रिपल्सन मिल रहा था, प्रतिकर्षण बल मिल रहा था, तो वो उठा कूद के दूसरी जगह चला गया। कोई ऊर्जा अवस्था में परिवर्तन नहीं हुआ है, समान ऊर्जा में ही चला गया है, कहीं उत्तेजित नहीं हुआ है, कहीं कुछ नहीं हुआ है उसका। आई बात समझ में कि नहीं? सर या सर आ गया। हाँ, तो संकरण का इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से कोई लेना देना नहीं है। हालांकि हमें पता है कि हम संकरण पढ़ते ही इसीलिए हैं कि हमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन चाहिए ही चाहिए। जितनी संयोजकता होनी चाहिए उतने हमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन चाहिए ही चाहिए। तो परंतु वो बाद की बात है, समझ गए ना? वो बाद की बात है। भाई एक बात बताओ, छोटे बच्चों को अपने डराना है, छोटा है, मार नहीं सकते, डांट भी नहीं सकते, तो उसके सामने क्या करें? एक बड़े बच्चे को डांट दो या एक चाटा मार दो कि तेरे दिमाग खराब है, तू ये खाना क्यों नहीं खा रहा है। तो बड़े बच्चों को डांट पड़ा तो छोटा तो अपने आप डर जाता। हमने छोटे से तो कुछ बोले ही नहीं था। तो पता है ऐसे ही संकरण होता है कि ऑर्बिटल मिलते हैं और इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते हैं? ऑर्बिटल में रहते हैं। जब समान ऊर्जा वाले ऑर्बिटल बनते हैं तो इलेक्ट्रॉन वहां पे जाके बैठ जाता है, खाली जगह मिलती है। इसलिए हमने कहा कि ये भी हम लिख देते हैं
कि इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर संकरण के बाद की घटना है। संकरण हो चुका होता है तब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं। चलिए अगले संकरण की बात करते हैं हम। नंबर 4 संकरण नंबर 4 sp3d संकरण। sp3d संकरण कौन मिला? एक मिला S, 3 मिले P और 1 मिला D। टोटल कितने हो गए? यहां पे बनेंगे 5 संकरित कक्षक। 5 संकरित कक्षक। आपको पता है कि D का ऊर्जा स्तर जो होता है वो ऊर्जा स्तर बाहरी कक्षा के S से ज्यादा होता है। बाहरी कक्षा के S से ज्यादा होता है तो फैक्ट है कि वो D उसमें पार्टिसिपेट करेगा। चलो देखते हैं हम यहाँ पे। तो फास्फोरस का परमाणु क्रमांक होता है 15। फास्फोरस का परमाणु क्रमांक है 15। 15 में पहला कक्षक L हो गया, K हो गया, दूसरा कक्षक L हो गया। यहाँ पे 3 में हो गए 2 इलेक्ट्रॉन 3s में, फिर 3p में हो गए आपके 3 इलेक्ट्रॉन। 15 हो चुके हैं और 3 में तो D भी होता है। ये 3D हो गया। ये आपकी हो गई मूल अवस्था। कोई इलेक्ट्रॉनों की बात नहीं हो रही, अभी हो गई मूल अवस्था। टाइम पास करने की अवस्थाएं हैं ये। चलो अब क्या हुआ? फास्फोरस 15, के हो गया, L हो गया, फिर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हो गए 3s, यहाँ पे तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन हो गए 3p, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 3d हो गए, और ये सब आपस में मिल गए और यहाँ पे बन गया sp3d। sp3d बन गया और ये उत्तेजित अवस्था है। देख लो हमने अभी इलेक्ट्रॉनों की कोई बात नहीं की है। हाँ हो गया संकरण। अब हो गया संकरण। अब जब संकरण हो गया तो अब क्या होगा? अब होने वाला है ये संकरण के बाद का काम, और वो काम ये है कि यहां से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जम कर जाएगा। ये हो गए 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, और जब 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए 3s 3p, और ये आपका है 3d। 3d में एक इलेक्ट्रॉन पहुंच गया। ये हैं आपके sp3d संकरण। बनेगा कैसे? बनाने का बिल्कुल सरल तरीका बताते हैं। आप एक काम करो, एक यहाँ पे बना दो ऐसा त्रिभुज, एक ऊपर लाइन खींच दो, एक नीचे खींच दो। ये बना 1, ये बना 2, ये बना 3, ये बना 4 और ये बना 5, और इनके सबके लाभ में तो गुदागादी कर दो ऐसे करके। ये वाला कोण होता है 120 डिग्री का, ये वाला कोण भी 120 डिग्री, सॉरी इनके बीच में गलत लिखा हमने। सुनो हम इसे अच्छे से बना के बता दे रहे हैं, ऐसे 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 और ऐसे। ये 120 डिग्री का होता है, ये 120 डिग्री का होता है, ये 120 डिग्री का होता है, परंतु इसके साथ ये 90 डिग्री होता है, इसके साथ ये भी 90 डिग्री होता है। मतलब दो 90 डिग्री के होते हैं, बाकी 120 120 120 के 3 कोण होते हैं। ऐसे बनता है। और पता है इसे बनाने के लिए अपन बात करेंगे PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। हम यहाँ पे P लिख देते हैं और यहाँ पे बिना टेंशन के एक त्रिभुज बना दो।
एक यहाँ पे कर दो, एक यहाँ पे कर दो, यहाँ जोड़ दो आप एक Cl, यहाँ जोड़ दो एक और Cl, यहाँ जोड़ दो एक और Cl, एक Cl ऊपर जोड़ दो, एक Cl नीचे जोड़ दो। और अब बिल्कुल बिना टेंशन के देखो क्या करना है, इतना अच्छा डायग्राम बन जाएगा। और वो डायग्राम अपन अच्छे से बना देते हैं। इससे ये तीनों को मिला दो और लो, नीचे वाले से भी ये तीनों को मिला दो। ये बन गया द्विपिरामिडीय, द्विपिरामिडीय। तीन कोण 120 120 120 के होते हैं और दो कोण 90 90 के होते हैं और द्विपिरामिडीय स्ट्रक्चर बनता है। ये बनाने का तरीका होता है, ये तीन एक तल में होते हैं, दो ऊपर और नीचे होते हैं। ये द्विपिरामिडीय संरचना होती है और हमारा बन गया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। बोलिए बच्चों, ये बात समझ में आ गई है कि नहीं, बताइए जल्दी से। संरचना सर समझ में नहीं आता है। संरचना जैसे द्विपिरामिडीय लिखे हैं। कुछ नहीं, एक त्रिभुज बना देंगे। एक प्लेन में एक त्रिभुज होता है, एक ऊपर जुड़ा रहता है, एक नीचे जुड़ा रहता है। कोई टेंशन नहीं है, जरा भी ऐसी चीज नहीं है कि जो समझ में नहीं आए। एक त्रिभुज बना दो, ऐसा रहता है वो त्रिभुज। ये बना दिया हमने एक त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज रहता है एक तल में। ये त्रिभुज है ना ऐसा, और एक ऊपर रहता है और एक नीचे रहता है। सिंपल सी चीज है। हम फिर से बता दे रहे हैं कि ये बन गया एक त्रिभुज, एक ऊपर होता है और एक नीचे होता है। बस ये बन गई संरचना। इसे द्विपिरामिड बोल सकते हो। बाद में करना क्या है, इस पॉइंट से इन तीनों को मिला दो, इस पॉइंट से इन तीनों को मिला दो, तो तुम्हें कोई टेंशन थोड़ी होना चाहिए इसमें। ये मिल गए, बन गई ये खतरनाक संरचना। अब जिसे समझना समझ ले। आई समझ में ये बात? आ गई कि नहीं, बताओ जल्दी। है यस सर। ओके ओके ओके, बाकी अगली क्लास में पढ़ेंगे आगे।